नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन वाली पोर्शन को कवर किया था और साथ में हमने सी और सी प्लस प्लस में कुछ डिफरेंसेस भी देखे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है वो सी प्लस प्लस में हम इनपुट आउटपुट प्रोसीजर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के तीन मेन काम होते हैं। सबसे पहले डेटा को रीड करना, डेटा को रीड करने के बाद उसको प्रोसेस करना और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ये तीन मेन काम होते हैं। जब भी हम डेटा को रीड करेंगे तो रीडिंग हमेशा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से होती है। उसके बाद जब भी डेटा को प्रोड्यूस किया जाएगा या जब भी रिजल्ट को डिस्प्ले करवाया जाएगा तो डिस्प्ले हमेशा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में करवाया जाता है। सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में हम कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की तरह ट्रीट करते हैं और जो हमारा मॉनिटर होता है, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो सी में इस काम को करने के लिए हम प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करते थे। अब प्रिंटफ और स्कैनफ आपके पास क्या थे? पहले से बने बनाए फंक्शन जो कौन सी हेडर फाइल में रखे हुए होते थे? stdio.h नाम की हेडर फाइल में रखे हुए होते थे। आपको पता होगा जब आप प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस का यूज करते थे तो वहां पर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना होता था। स्कैनफ जैसे फंक्शन में आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते थे। कई बार एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना भूल जाते थे, किसी भी तरह की एरर नहीं आती थी, लेकिन डेटा करेक्टली वेरिएबल में जाके स्टोर नहीं होता था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सी प्लस प्लस में जो इनपुट आउटपुट प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल भी है और ज्यादा सिक्योर भी है, प्रॉपर तरीके से वो काम भी करता है। तो आइए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, लिखा है कि एवरी प्रोग्राम परफॉर्म थ्री बेसिक टास्क: रीड सम डेटा, प्रोसेस दैट डेटा एंड प्रोड्यूस ए रिजल्ट। कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो, उसके ये मेन तीन काम होंगे कि सबसे पहले डेटा को रीड किया जाएगा, डेटा को रीड करने के बाद उसे प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट को क्या कर दिया जाएगा? प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो जब भी आप डेटा रीड करते हो तो डेटा को जो रीडिंग वाली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इनपुट बोलते हो। तो आप यूं लिख सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ रीडिंग डेटा इज कॉल्ड इनपुट। डेटा को रीड करने वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इनपुट बोलोगे। और द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। डेटा को रीड अगर आपने किया तो इस प्रोसेस को आप इनपुट बोलोगे और अगर आपने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाया तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? आउटपुट बोलोगे। हमें पता है कि सी जैसी लैंग्वेज में इस काम को करने के लिए हम प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज किया करते थे। प्रिंटफ एंड स्कैनफ का। अब जो आपका प्रिंटफ और स्कैनफ है, ये दोनों के दोनों क्या है? आपके प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट। दोनों क्या, सॉरी, दोनों क्या आपके प्रीडिफाइंड फंक्शन। और इन दोनों प्रीडिफाइंड फंक्शंस का जो डिक्लेरेशन होता है वो कौन सी हेडर फाइल में बैठा होता है? तो आप कहोगे stdio.h नाम की हेडर फाइल में बैठा होता है। और stdio.h का फुल फॉर्म होता है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल आप इसे कह सकते हो। अगर मैं प्रिंटफ फंक्शन के सिंटैक्स की बात करूं तो प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता था, प्रिंटफ, और यहां पर आप डबल कोट्स में कोई भी मैसेज लिख देते। अगर आपको सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना है तब आप इस सिंटैक्स का यूज किया करते थे। और अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उस केस में आप लिखते थे प्रिंटफ, उसके बाद डबल कोट्स में लिखा जाता था कंट्रोल स्ट्रिंग, और उसके बाद दूसरा जो आर्गुमेंट होता था वो होता था हमारे पास वेरिएबल की लिस्ट, जैसे वेरिएबल फर्स्ट, वेरिएबल सेकंड। इस तरीके से आप अप टू एन नंबर ऑफ वेरिएबल पास करते थे। अब प्रिंटफ में अगर आपको सिंपल कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तब आप डबल कोट्स में वो मैसेज लिख दीजिए, वो एज इट इज वहां पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आपको क्या लिखना होता है? कंट्रोल स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो कंट्रोल स्ट्रिंग है, इस कंट्रोल स्ट्रिंग में आपका नॉर्मल टेक्स्ट भी आ सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट भी आ सकता है। इस कंट्रोल स्ट्रिंग में आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ सकते हैं और यहां पर आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी लिख सकते हो।
एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर भी यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। अब नॉर्मल टेक्स्ट का मतलब है कि नॉर्मल आपने स्ट्रिंग लिखी तो वो वाला सेंटेक्स फिर कैसा बन जाएगा, आपका पहले वाला सेंटेक्स बन जाएगा। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना है, जैसे कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप लिखा करते थे %c, इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप %d लिखते थे, फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए %f लिखते थे, डबल टाइप की वैल्यू के लिए %lf लिखते थे, अनसाइंड इंटीजर के लिए आप %u लिखते थे। इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर वहां पर होते थे, उनका आप यूज करते थे। और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर अगर आपको आउटपुट की फॉर्मेटिंग करनी होती थी तब आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करते थे, जिनको आप क्या बोलते हो, बैकस्लैश कांस्टेंट भी बोलते हो, जिनको आप बैकस्लैश कांस्टेंट भी बोलते हो। जैसे अगर आपको कर्सर को अगली लाइन के बिगिनिंग में भेजना होता था तब आप बैकस्लैश n का यूज करते थे, बैकस्लैश t का यूज करते थे, बैकस्लैश a का यूज करते थे, बैकस्लैश r का यूज करते थे, और भी बहुत सारे आपके पास एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते थे। तो इस तरीके से आप सी जैसी लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी में आपके पास कोई वेरिएबल है a और उसमें वैल्यू रखी हुई है 20, एक कैरेट टाइप का वेरिएबल है b जिसमें वैल्यू रखी हुई है कैपिटल Q, और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है आपके पास c जिसमें डेटा रखा हुआ है 1 2 3.456, इस तरीके से डेटा रखा हुआ है। और अगर आपको इस डेटा को मॉनिटर तक पहुंचाना है, कंसोल विंडो तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते थे और आप लिखते थे प्रिंटफ। अगर सिंपल कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तब आपने लिख दिया हेलो। अगर कर्सर को अगली लाइन में भेजना है तब आप लिखते थे यहाँ पर बैकस्लैश n, और उसके बाद अगर इन वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करवानी है तो आप लिखते थे प्रिंटफ। कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए %c फॉर्मेट स्पेसिफाई, और यहाँ से b की वैल्यू को आपने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो %d, और यहाँ से फिर आपने a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। और अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंट करवानी होती थी तब %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते थे, और यहाँ से आपने c की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। हाँ, आप चाहो तो इन तीनों को एक सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते थे, ऐसी फैसिलिटी हमें मिलती थी कि आपने लिखा प्रिंटफ %c, %d एंड %f। %c की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए तो आप कहोगे b की वैल्यू, %d की जगह a की वैल्यू प्रिंट हो जाए, और %f की जगह c की वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब यहाँ से जो डेटा होता था वो बिना फॉर्मेटिंग का आएगा, मतलब एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर आपको अलग अलग लाइन में चाहिए तो उस केस में आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रिंटफ %c \n %d \n एंड %f, और यहाँ से आप b, a और c इनकी वैल्यू आप प्रिंट करवा देते थे। कई दफा आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने गलत तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखा, एरर नहीं आती है, ठीक है, लेकिन आपको आउटपुट करेक्टली वहां पर नहीं मिल पाता था। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको कहां देखने को मिली थी, प्रिंटफ जैसे फंक्शन में देखने को मिली थी। और अगर आपको वहां पर कीबोर्ड से डेटा रीड करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करते थे, स्कैनफ फंक्शन का। इसका यूज करते थे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करते थे। आपको पता होगा स्कैनफ फंक्शन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्कैन फॉर्मेटेड, स्कैन फॉर्मेटेड, और प्रिंटफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका प्रिंट फॉर्मेटेड। प्रिंटफ फंक्शन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका प्रिंट फॉर्मेटेड, ठीक है। फॉर्मेटेड का मतलब क्या होगा, हमें पता है कि सी लैंग्वेज में हम जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, फॉर्मेटेड फंक्शन और अनफॉर्मेटेड फंक्शन। फॉर्मेटेड फंक्शंस वो होते हैं जो हर एक डेटा टाइप के साथ काम करने में कंफर्टेबल होते हैं, और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस वो होते हैं जो आमतौर पे कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ काम करने में ही कंफर्टेबल होते थे। तो जो आपके प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों के दोनों किस टाइप के फंक्शन थे, आपके फॉर्मेटेड फंक्शंस थे, मतलब हर एक डेटा टाइप के साथ काम करने में वो कंफर्टेबल थे। तो अगर आपको कीबोर्ड से डेटा रीड करना है तो आप किसका यूज करोगे, स्कैनफ फंक्शन का। और स्कैनफ फंक्शन को यूज करने का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता था। सबसे पहले आप लिखते थे स्कैनफ, स्कैनफ के डबल कोट्स में आप लिखते थे यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग, कंट्रोल स्ट्रिंग, या इस कंट्रोल स्ट्रिंग की जगह आप फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद आप लिखते थे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, फिर यहाँ से वेरिएबल की लिस्ट आप लिखते थे, वेरिएबल सेकंड, और इस तरीके से आप n नंबर ऑफ वेरिएबल वहां पर लिख सकते थे। अब मान के चलो आपके पास दो इंट टाइप के वेरिएबल है a और b, और इनकी वैल्यू अगर आपको रीड करनी है तो आप लिखते थे स्कैनफ। इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो %d, और पहली वाली वैल्यू किस में चली जाए, a की मेमोरी लोकेशन पे। और उसके बाद अगर आपको b को रीड करना है तब आप लिखते थे %d
एंड एड्रेस ऑफ बी। आप चाहो तो दोनों को एक जगह कमांड भी कर सकते हो, और एक जगह कमांड करके कैसे लिखोगे आप, स्कैनफ, दोनों इंटीजर है तो परसेंट डी पहले वाली वैल्यू ए में चली जाए और दूसरी वाली वैल्यू किस में चली जाए, आपकी बी में चली जाए। अगर आप यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाते थे तो क्या किसी भी तरह की एरर आती थी, तो आपका जवाब होगा नहीं, किसी भी तरह की एरर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन ए और बी में डेटा जाके स्टोर नहीं होता था। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जब हम सी में कोड करते थे तब हमें देखने को मिलती थी, लेकिन सी प्लस प्लस में आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सी प्लस प्लस आपको फ्लेक्सिबल और अच्छे तरीके से आप डेटा को वहां पर डील कर सकते हैं। और जब आप सी प्लस प्लस में डेटा को डील करते हैं तो सी प्लस प्लस में डेटा को डील करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, स्ट्रीम का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे आप, स्ट्रीम का यूज करेंगे। तो लिखा है कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड ए पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट सिस्टम बेस्ड ऑन स्ट्रीम। इसका जो कंसेप्ट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, स्ट्रीम्स पे बेस्ड होता है। और स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब होता है, स्ट्रीम मीन्स flow of data in sequence of bytes, और बाइट्स बोल दीजिए या फिर आप कैरेक्टर बोल दीजिए, क्योंकि हर एक कैरेक्टर मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई करते हैं, एक बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब होता है कि फ्लो ऑफ डेटा इन सीक्वेंस ऑफ बाइट। आप यूं समझ लीजिए कि स्ट्रीम आपके पास एक पाइप है और उस पाइप से आप क्या कर रहे हो, कैरेक्टर को क्या कर रहे हो, मूव करवा रहे हो, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रीम हो जाएगा। तो सी प्लस प्लस में इस काम को करने के लिए आप किसका यूज करोगे, स्ट्रीम। अब चूंकि आप डेटा को इनपुट भी करवाओगे और डेटा को प्रिंट भी करवाओगे, तो आपके पास यहाँ पर दो तरह की स्ट्रीम्स होगी। एक आप बोलोगे इनपुट स्ट्रीम और दूसरा होगा आपके पास आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम आप किसे बोलोगे, ठीक है, यदि आपका डेटा का जो मूवमेंट है, ठीक है, डेटा का मूवमेंट अगर कीबोर्ड से प्रोग्राम की तरफ हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका इनपुट स्ट्रीम। और अगर डेटा का जो मूवमेंट है वो प्रोग्राम से मॉनिटर की तरफ हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम के रिगार्डिंग हम लिख सकते हैं, इनपुट स्ट्रीम के रिगार्डिंग कि व्हेन डेटा इज मूव फ्रॉम कीबोर्ड टू प्रोग्राम इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम, कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। कि जब आपके डेटा का जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, कीबोर्ड से डेटा किस तरफ आ रहा है, प्रोग्राम की तरफ आ रहा है, तो वो काम होगा आपका इनपुट स्ट्रीम के थ्रू। और आउटपुट स्ट्रीम आप किसे बोलोगे कि व्हेन डेटा मूव फ्रॉम प्रोग्राम टू मॉनिटर बोल दीजिए या फिर आप स्क्रीन बोल दीजिए, इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो सी प्लस प्लस में आपके पास दो तरह की स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेगी, एक आपको इनपुट स्ट्रीम देखने को मिलेगा और दूसरा आपका आउटपुट स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगा। इनपुट स्ट्रीम का मतलब कि जब डेटा का मूवमेंट कीबोर्ड से प्रोग्राम की तरफ हो रहा है, और आउटपुट स्ट्रीम का मतलब जब डेटा का मूवमेंट प्रोग्राम से मॉनिटर की तरफ हो रहा है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो ये कीबोर्ड आपके पास कीबोर्ड से जो डेटा है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ आएगा आपका इनपुट स्ट्रीम में। और इनपुट स्ट्रीम का मतलब फ्लो ऑफ डेटा इन सीक्वेंस ऑफ बाइट। तो ये आपका एक इनपुट स्ट्रीम है और इस इनपुट स्ट्रीम से आपका डेटा कहां पर आ जाएगा, प्रोग्राम में आ जाएगा। कीबोर्ड से डेटा कहां जाएगा आपका इनपुट स्ट्रीम में, इनपुट स्ट्रीम से डेटा कहां आएगा आपके प्रोग्राम में। तो ये क्या है आपके पास इनपुट स्ट्रीम। तो इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, कीबोर्ड से प्रोग्राम की तरफ हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, आपका इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हो रहा है। और सिमिलरली अगर आपका प्रोग्राम का डेटा, ये मान के चलो आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के डेटा का मूवमेंट आपका प्रोग्राम से मॉनिटर की तरफ हो रहा है, तो वो काम किसके थ्रू होगा, तो वो वाला काम होगा आपका आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू।
ये आपके पास आउटपुट स्ट्रीम है और यहां से डेटा आपका किस तरफ चला जाएगा, मॉनिटर या स्क्रीन की तरफ आपका डेटा चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका यहां से आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि कीबोर्ड से डेटा प्रोग्राम की तरफ आएगा तो किसके थ्रू आएगा, इनपुट स्ट्रीम की तरफ, और प्रोग्राम से डेटा मॉनिटर की तरफ जाएगा तो आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब फ्लो ऑफ डेटा इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बेसिस पे आपका डेटा क्या होता है, इस इनपुट स्ट्रीम से क्या किया जाएगा, ट्रेवल करेगा। सिमिलरली जब प्रोग्राम का डेटा मॉनिटर की तरफ जाएगा तो वो किसके थ्रू ट्रेवल करता हुआ जाएगा, आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करता हुआ जाएगा। अगर आपको इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए होगा यहां पर ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए होंगे आपको, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। ठीक है, अगर आपको इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम चाहिए तो उसके लिए आपको स्ट्रीम ऑब्जेक्ट चाहिए। अब स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में आपको इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट चाहिए होगा कब, जब आपको चाहिए हो इनपुट स्ट्रीम, और आपको चाहिए होगा आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कब, जब आपको रिक्वायर्ड हो यहां पर क्या, आउटपुट स्ट्रीम। और ये इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट और आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जहां आपको मिलेंगे उस हेडर फाइल को हम बोलते हैं आईओ स्ट्रीम। क्या बोलेंगे हम उसको, आईओ स्ट्रीम, या फिर आप इसको आईओ स्ट्रीम डॉट एच भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि नए जो आप 32 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर को यूज करोगे तो 32 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर में C++ की जितनी भी हेडर फाइल्स है, ठीक है, वो बिना .h एक्सटेंशन के आएगी। और अगर मान के चलो कि आप C++ के प्रोग्राम में किसी C की हेडर फाइल को अगर आप यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको .h एक्सटेंशन लगाना होता है। बाकी अगर आप 16 बिट कंपाइलर को काम में ले रहे हो तो 16 बिट कंपाइलर में आपको जो C और C++ दोनों की हेडर फाइल है वो .h एक्सटेंशन के साथ में आएगी। लास्ट क्लास में हमने इस कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर .h एक्सटेंशन हम क्यों नहीं लगाते, हालांकि होती हेडर फाइल ही है और हेडर फाइल का एक्सटेंशन आपका .h ही होता है, लेकिन यहाँ पर नेम स्पेस के कंसेप्ट की वजह से हम इसको यूज नहीं करते। तो लिखा है कि टू यूज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फैसिलिटी इन C++, द हेडर फाइल IO स्ट्रीम मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एवरी प्रोग्राम। कि अगर आपको इनपुट आउटपुट फैसिलिटी चाहिए C++ में तो आपको कौन सी हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, IO स्ट्रीम को इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो हेडर फाइल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए आपको स्ट्रीम ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, और वो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कहां पर बैठे हैं, आपके आईओ स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल में बैठे हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है C++ में, तो C++ प्रोवाइड 4 प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फॉर परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। और वो 4 स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कौन से आपके पास, सबसे पहला है Cin, दूसरा आपका Cout, फिर आपका CERR और फिर आपका Clog। तो एक टोटल कितने स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है आपके पास, टोटल 4 स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है आपके पास, Cin, Cout, CRR और Clog। Cin जो आपका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है इसका काम क्या होगा, यूज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट ऑपरेशन। मतलब इसका जो काम होगा वो जितना भी आपका इनपुट ऑपरेशन वाला काम है वो किसके थ्रू होगा, आपका Cin के थ्रू होगा। और जो आपका Cout है इसका काम होगा यूज फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट ऑपरेशन। जो आपका CRR है इसका काम होता है यूज फॉर डिस्प्लेइंग एरर मैसेज। एंड जो आपका Clog है, Clog ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर लॉगिंग एंड डिबगिंग मैसेज। लॉगिंग और डिबगिंग मैसेज के लिए हम किसका यूज करते हैं, Clog ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जब भी बनता है, ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है,
क्लास का बनता है। हमने पढ़ा था जब ओप्स के कंसेप्ट हमने देखे थे कि द वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट, कि क्लास टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो जो आपका सीन होता है, सीन किस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, तो आप कहोगे आई स्ट्रीम क्लास का। कौन सी वाली क्लास का, आई स्ट्रीम क्लास का। और जो आपका सी आउट है, सी ई आर आर है और सी लॉग है, ठीक है, ये तीनों के तीनों कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट है, तो ये होंगे ओ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो सीन आपका किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, जबकि सी आउट, सी ई आर आर और सी लॉग ये तीनों किस क्लास के ऑब्जेक्ट है, तो आप कहोगे कि ये ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहां पर सबसे पहले सबके आगे सी लिखा हुआ है, इस सी का मतलब होता है कैरेक्टर। इसी का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर होता है। और कई एग्जाम में तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि बताओ सी इनका फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कैरेक्टर इनपुट। क्या है, कैरेक्टर इनपुट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैरेक्टर को इनपुट करवाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि सीन जो ऑब्जेक्ट है वो किसके साथ एसोसिएट होता है, आपका इनपुट स्ट्रीम के साथ एसोसिएट होता है। और स्ट्रीम का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ डेटा इन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या फ्लो ऑफ डेटा इन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसलिए यहां पर बोला जाता है कैरेक्टर इनपुट, कैरेक्टर आउटपुट, कैरेक्टर एरर और कैरेक्टर लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है सी आउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये चार ऑब्जेक्ट में से हमें दो हमारे पास मैन ऑब्जेक्ट है, सी आउट और सीन। इन दोनों ऑब्जेक्ट को अब हम क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपका सी आउट ऑब्जेक्ट लिखा है कि द ऑब्जेक्ट सी आउट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन, कि अगर आपको कंसोल विंडो पे, मॉनिटर पे या स्क्रीन पे अगर आपको आउटपुट को शो करवाना है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। और जो सी आउट ऑब्जेक्ट होता है वो किसके साथ एसोसिएट होता है, तो आप कहोगे कि वो आउटपुट स्ट्रीम के साथ में एसोसिएट होता है। आप इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, सी आउट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर आउटपुट एंड द सी आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। कैसे यूज करोगे, तो उसका यूज करने का सिंपल सा सिंटेक्स होता है। अगर आपको सिंपल कोई मैसेज ही प्रिंट करवाना है तो सिंपल मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए आप लिखोगे सी आउट। सी आउट के बाद में आप एक ऑपरेटर का यूज करोगे और उसके बाद आपको जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है वो मैसेज आप यहाँ से डबल कोट्स में लिख दीजिए। और अगर मान के चलो किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करवानी है तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए आप लिखोगे सी आउट और उसके बाद उस वेरिएबल का सिंपली आपको नाम लिख देना है। तो सी आउट जो होता है यहाँ पर एक ऑपरेटर को यूज करता है, ठीक है। सी आउट यूज ऑपरेटर, ठीक है। ये जो इसका सिंबल होता है वो लेफ्ट शिफ्ट के जैसा होता है और इसको बोलते क्या है, द ऑपरेटर इज नोन एज इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर। क्या बोलेंगे इसको, इंसर्शन या फिर पुट टू ऑपरेटर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इसको इंसर्शन ऑपरेटर, बिकॉज इट इंसर्ट because it insert data into output stream, ठीक है। अकेला सी आउट आपका कुछ नहीं कर सकता। जब भी सी आउट को डेटा कंसोल पे भेजना है, डेटा मॉनिटर पे भेजना है, तो मॉनिटर पे भेजने के लिए एक ऑपरेटर का यूज करता है और इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं इंसर्शन या फिर पुट टू ऑपरेटर। और ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस ये वाला जो ऑपरेटर है वो आपका क्या करता है, इंसर्ट करता है डेटा को, कहां पर, आपके आउटपुट स्ट्रीम में डेटा को इंसर्ट करेगा। इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि जो आपका सी आउट होगा, ठीक है, उसका काम वो किसके साथ एसोसिएट है, तो आप कहोगे कि वो आउटपुट स्ट्रीम के साथ में एसोसिएट है। दैट मीन्स प्रोग्राम का जो डेटा है, प्रोग्राम के डेटा को कहां तक पहुंचाना है, हमें आउटपुट स्क्रीन तक पहुंचाना है, कंसोल विंडो तक पहुंचाना है। तो मान के चलो ये आपका प्रोग्राम है,
और इस प्रोग्राम के डेटा को आपको कहां तक पहुंचाना है, आउटपुट स्क्रीन तक पहुंचाना है। तो ये सबसे पहले कहां पर आएगा, आउटपुट स्क्रीन तक जाने के लिए इसको सबसे पहले आउटपुट स्ट्रीम में आना पड़ेगा। ये क्या आपका आउटपुट स्ट्रीम, और आउटपुट स्ट्रीम किसके साथ एसोसिएट है, तो आप कहोगे कि आउटपुट स्ट्रीम आपका सी आउट के साथ एसोसिएट है। और यहां से जो आपका ये डेटा है, ये डेटा आपका कहां चला जाएगा, मॉनिटर पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से प्रोग्राम के डेटा को मॉनिटर तक पहुंचाने के लिए कहां लाना पड़ेगा, आपको आउटपुट स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। तो प्रोग्राम के डेटा को आउटपुट स्ट्रीम तक लाने के लिए आप किसका यूज करते हो, तो आप उसके लिए करते हो इंसर्शन ऑपरेटर का यूज। किसका यूज करोगे आप, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करोगे। जो लेफ्ट शिफ्ट वाला जो सिंबल होता है वो आपका यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर है, तो किसका यूज करोगे आप, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करोगे यहाँ पर। और इंसर्शन जो ऑपरेटर है आपका, इंसर्शन ऑपरेटर इस प्रोग्राम के डेटा को या वेरिएबल के डेटा को कहां तक पहुंचाएगा, आउटपुट स्ट्रीम तक, और फिर आउटपुट स्ट्रीम से वो डेटा कहां चला जाएगा, आपका मॉनिटर तक चला जाएगा। दो तरीके का सिंटैक्स है, सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना है तो सिंपल मैसेज आप डबल कोट्स में लिख दीजिए, सिंपल मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। और अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उस केस में आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सी आउट ऑब्जेक्ट चाहिए तो सी आउट ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो आप कहोगे कि ये आपका ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ओ स्ट्रीम क्लास और ये सी आउट ऑब्जेक्ट ये कहां बैठे हैं, इनका डिक्लेरेशन कहां बैठा है, तो आईओ स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल में बैठा है। तो जब भी आप कोड लिखोगे तो सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में क्या लिखना पड़ेगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हेडर फाइल है आपकी आईओ स्ट्रीम में 32 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, और 32 बिट आर्किटेक्चर में यहाँ पर डॉट एच नहीं आएगा, यहाँ पर नेम स्पेसेस का कंसेप्ट आता है। और ये जो आपके जितने भी बेसिक फंक्शनलिटी होती है, आपका सी इन सी आउट, ये सारे के सारे कौन से नेम स्पेस में बैठे होते हैं, एसटीडी नाम के, मतलब स्टैंडर्ड नाम के नेम स्पेस में बैठे होते हैं। तो उसको भी आपको यूज करना है, और उसको यूज करने के लिए आप लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस, और उसके बाद आप लिखते हो एसटीडी, उसके बाद मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पर इंट लिखना कंपलसरी होता है। और उसके बाद सपोज करो आपने लिखा सी आउट एंड C++ इज सुपरसेट ऑफ सी। आपने लिखा C++ इज सुपरसेट ऑफ सी, सिंपल आपको मैसेज प्रिंट करवाना था तो सिंपली आपने ये वाली बात लिख दी। तो जैसे ही आपका एक कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में कंसोल विंडो पे आपको ये मैसेज एज इट इज मिल जाएगा, C++ इज सुपरसेट ऑफ सी। हुआ क्या यहाँ पर, जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर ने इस डेटा को कहां तक पहुंचाया, आपके आउटपुट स्ट्रीम तक पहुंचाया, और आउटपुट स्ट्रीम से आपका डेटा कहां पर मिल गया, आपको कंसोल तक मिल गया। सिंपल मैसेज प्रिंट करवाने के लिए आप ऐसा यूज करोगे। आगे अब हम जो भी कोड लिखेंगे हम मान के चलेंगे कि ये दोनों लाइनें हर एक कोड में क्या है, इंक्लूडेड है। तो सीधा हम कहां से स्टार्ट करेंगे, मैन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। एक और चीज ध्यान रखना कि जब आपने मैन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लिखा है तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर आप क्या करवाओ, रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करवाओ कोई इंट टाइप की वैल्यू। और आमतौर पे हम जीरो को रिटर्न करवाते हैं, और जीरो रिटर्न इसलिए करवाते हैं कि हमारे प्रोग्राम का क्या हुआ है, सक्सेसफुल टर्मिनेशन हुआ है, प्रोग्राम ने सक्सेसफुली अपना काम कर लिया है। अगर आप नहीं भी करवाओगे तो किसी भी तरह की एरर आपके पास नहीं आएगी, और आपका जो कंपाइलर है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहां से क्या रिटर्न कर देगा, जीरो रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करेगा, जब भी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो वो कहां जाती है, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास। और इस मैन फंक्शन को कॉल कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल करता है। तो वैल्यू किसके पास चली जाएगी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चली जाएगी। बाकी आपको हमेशा क्या करना चाहिए, वैल्यू रिटर्न करवानी चाहिए, नहीं करवाओगे एरर नहीं आएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहां से जीरो रिटर्न हो जाएगा। अब मान के चलो किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए आपने वेरिएबल बनाया है, लेट्स से कैर ए असाइन कैपिटल P इंट B असाइन 1 2 3 एंड फ्लोट C असाइन 345.678, ऐसा डेटा आपने लिखा है। और इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू को आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए
आपने लिखा सी आउट और उसके बाद सिंपली आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो ए आपने लिख दिया। फिर आपने लिखा सी आउट, बी की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो बी लिख दिया। और फिर अगर आपको सी की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो फिर आपने सी आउट और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, और इंसर्शन ऑपरेटर के बाद में आपने सी लिख दिया। आप चाहो तो इन तीनों सी आउट को सिंगल सी आउट में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? वही सी आउट ए बी एंड सी। हर एक वेरिएबल को बीच में आपको किसका यूज करना होता है? आपको इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करना होता है। वो इसलिए करना होता है कि सबसे पहले इसने ए के डेटा को आउटपुट स्ट्रीम पर रखा, फिर बी के डेटा को आउटपुट स्ट्रीम पर रखा और उसके बाद सी के डेटा को आउटपुट स्ट्रीम पर रखा। आउटपुट स्ट्रीम तो एक ही तो चाहिए आपको, ठीक है? तो सी आउट से आपको क्या मिल गई? आउटपुट स्ट्रीम। अब उस आउटपुट स्ट्रीम में जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर है वो 1 बाई 1 करके क्या करेगा? वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्ट्रीम में इंसर्ट करवाता हुआ जाएगा और वो वैल्यू आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। अब यहां से जो आपका आउटपुट देखने को मिलेगा वो आउटपुट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहां से ए की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज पी। उसके बाद बी की वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 3 और उसके बाद 3 4 5.6 7 8, क्योंकि आपने किसी भी तरीके से आउटपुट की यहाँ पर फॉर्मेटिंग नहीं की है। अगर आप इसको अलग अलग लाइन में लेना चाहते हो तो अलग अलग लाइन में लेने के लिए आप किसका यूज करोगे? बैकस्लैश एन का। किसका यूज करोगे आप? बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का आप यूज करोगे। और चूंकि बैकस्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है तो वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? आपका डबल कोट्स में ही लिखा जाएगा। तो अगर आपको 3 अलग अलग लाइन में इसका आउटपुट चाहिए तो फिर आपको इस सी आउट को किस तरीके से रिप्लेस करना पड़ेगा? सी आउट, सबसे पहले ए की वैल्यू प्रिंट करवाओ, उसके बाद बैकस्लैश एन, तो डबल कोट्स में बैकस्लैश एन लिखा। उसके बाद आपको बी की वैल्यू प्रिंट करवाई, बी की वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद फिर आप बैकस्लैश एन का यूज करोगे और उसके बाद आपने क्या किया? यहाँ से सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा तो सबसे पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर कर्सर नई अगली लाइन के बिगनिंग में आ जाएगा, फिर बी की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर कर्सर आपका अगली लाइन के बिगनिंग में आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से जो आपका आउटपुट देखने को मिलेगा वो मिलेगा पी 1 2 3 एंड 3 4 5.6 7 8। इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अगर आप मैसेज के साथ में वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो यस ऑफ कोर्स आप मैसेज के साथ में भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो। कैसे करवाओगे? जैसे आपने लिखा सी आउट वैल्यू ऑफ ए कॉलन और यहां से ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी और उसके बाद बैकस्लैश एन का यूज कर लिया। फिर आप चाहो तो सी आउट एंड वैल्यू ऑफ बी एंड उसके बाद बी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया एंड बैकस्लैश एन, और उसके बाद आपने सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया तो वैल्यू ऑफ सी एंड सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से सबसे पहले मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ ए कॉलन, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब यहां से जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा वो आउटपुट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए कॉलन और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? कैपिटल पी। देन वैल्यू ऑफ बी कॉलन, बी की वैल्यू है 1 2 3 एंड वैल्यू ऑफ सी कॉलन 3 4 5.6 7 8। इस तरीके से आपको आउटपुट यहां देखने को मिलेगा। एक और चीज ध्यान रखना, आप C++ में कर्सर को अगली लाइन पे भेजने के आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप किसका यूज करें? बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करें, या फिर आप एंडल का यूज कर लें। एंडल क्या है आपके पास? मैनिपुलेटर, जिसका फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन। इसका यूज करें आप। एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर का भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों का काम आपका सेम है। तो मैं इस वाले में एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर का यूज करके बता देता हूं कैसे लिखोगे। आप लिखोगे सी आउट, सबसे पहले ए की वैल्यू, उसके बाद कर्सर को अगली लाइन में भेजना है तो एंडल, ठीक है? एंडल आपका मैनिपुलेटर है, डबल कोट्स में नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद बी, बी के बाद भी फिर कर्सर अगली लाइन के बिगनिंग में आ जाए, एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर का यूज किया और उसके बाद आपने क्या कर दिया? सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या बैकस्लैश एन और एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर दोनों एक ही है या कोई डिफरेंस होता है? तो आपका जवाब होगा इनमें डिफरेंस होता है। जो आपका बैकस्लैश एन होता है वो सिर्फ एक काम करता है, कर्सर को अगली लाइन के बिगिनिंग में पहुंचाना, जबकि आपका एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर 2 काम करता है। सबसे पहले क्या करेगा? ये कर्सर को अगली लाइन के बिगिनिंग में पहुंचाएगा और उसके बाद जो आपका आउटपुट बफर होता है, ठीक है, उस आउटपुट बफर को भी क्या करता है? ये पूरी तरीके से खाली कर देता है। तो इसके 2 काम होते हैं। सबसे पहले कर्सर को अगली लाइन के बिगिनिंग में पहुंचाना और उसके बाद आपका जो आउटपुट बफर है, आउटपुट बफर को क्या करना? खाली करना, जबकि बैकस्लैश एन आपका आउटपुट बफर को खाली नहीं करता है। तो ये आपका जो काम होता है वो किसका होता है? सी आउट।
ऑब्जेक्ट का होता है जो आउटपुट स्ट्रीम के लिए आपको मिला है। अगला जो ऑब्जेक्ट है वो होता है आपका सीन ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट सीन इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। अगर आपको कीबोर्ड से डेटा रीड करना है तो कीबोर्ड से डेटा रीड करने के लिए आप किसका यूज करोगे? सीन ऑब्जेक्ट का आप यूज करोगे। एंड सीन का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लीजिए, सीन, सीन स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर इनपुट, कैरेक्टर इनपुट। और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? तो आप कहोगे कि द सीन इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आई स्ट्रीम। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। एक और बारीकी का आप ध्यान रखना कि जब सी प्लस प्लस को प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया था, तब तक आपका जो सी आउट था वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट था? वो था आपका ओ स्ट्रीम विथ असाइन क्लास का, ओ स्ट्रीम विथ असाइन क्लास का। और जो आपका सीन था वो कौन सी वाली क्लास का ऑब्जेक्ट था? तो वो था आपका आई स्ट्रीम विथ असाइन क्लास का। हालांकि प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्डाइज करने के बाद में ओ स्ट्रीम विथ असाइन और आई स्ट्रीम विथ असाइन नाम की दोनों क्लासों को क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब आपका जो सी आउट है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? ओ स्ट्रीम क्लास का। और जो आपका सीन है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? आपका आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। और अब जब सवाल आते हैं तो उन सवालों में कहीं पर ये ऑप्शन आपको देखने को भी नहीं मिलता। अगर ऑप्शन देखने को मिलेगा तो फिर वो कंट्रोवर्सी वाला सवाल ही रहेगा। तो फिलहाल आप यूं समझिए कि सी आउट आपका ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और सीन आपका आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। बात मैंने इसलिए आपको बताई कि कहीं आपको ऐसा दिखे, ठीक है, तो आप इसको गलत मत समझना, ठीक है, क्योंकि जब तक स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया था तब तक आपका सी आउट ओ स्ट्रीम विथ असाइन क्लास का ऑब्जेक्ट था और सीन आपका आई स्ट्रीम विथ असाइन क्लास का ऑब्जेक्ट था। कैसे यूज करोगे आप सीन को? तो सीन को यूज करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लिखना है सीन, और सीन के बाद में आपको एक ऑपरेटर को यूज करना है और उसके बाद वैल्यू वेरिएबल तक पहुंचानी है तो उस वेरिएबल का नाम लिखना है। तो हमें पता है कि जो आपका सी आउट था, ठीक है, वो लेफ्ट शिफ्ट वाले सिंबल को यूज कर रहा था और जो आपका सीन है वो आपका यहाँ पर राइट शिफ्ट वाले सिंबल को यूज कर रहा है। तो आप यहाँ पर भी दो लाइन लिख लीजिए कि द सीन यूज ऑपरेटर this, and the operator is known as extraction or get from operator। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रेशन या फिर गेट फ्रॉम ऑपरेटर। क्यों बोलते हैं ऐसा, वो भी बात आप लिख लीजिए जिससे कंफ्यूज ना हो। बिकॉज इट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम एंड सेंड टू वेरिएबल। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इस कंसेप्ट में कि जो आपका इंसर्शन ऑपरेटर था, इंसर्शन ऑपरेटर क्या करता था? डेटा को आउटपुट स्ट्रीम तक पहुंचाता था जिससे कि डेटा आपका कंसोल पे चला जाए। जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, इसका काम है इनपुट स्ट्रीम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके कहां तक पहुंचाना? वेरिएबल तक पहुंचाना, क्योंकि कीबोर्ड से डेटा आएगा कहां पर आ जाएगा? आपका इनपुट स्ट्रीम तक आ जाएगा। अब उस इनपुट स्ट्रीम से डेटा को निकाल के वेरिएबल तक पहुंचाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? आपके एक्सट्रैक्शन या फिर गेट फ्रॉम ऑपरेटर की होती है। जबकि आपके प्रोग्राम के डेटा को आउटपुट स्ट्रीम तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? आपके इंसर्शन ऑपरेटर की होती है, जो किसके साथ यूज होता है? आपका सी आउट के साथ में यूज होता है। तो आप इसको यूं समझ सकते हो, ठीक है, कि ये आपका कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड से डेटा कहां पर आ गया? आपका इनपुट स्ट्रीम तक डेटा आपका आ गया। ये आपके पास क्या है? इनपुट स्ट्रीम है। तो कीबोर्ड से डेटा कहां तक आ गया? इनपुट स्ट्रीम तक। ठीक है, और ये इनपुट स्ट्रीम किसके साथ एसोसिएट है? आपका सीन के साथ में एसोसिएट है। अब इस इनपुट स्ट्रीम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके
इस इनपुट स्ट्रीम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल तक पहुंचाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वेरिएबल तक पहुंचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की। किसकी है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की। एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उम्मीद करता हूं आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगे। एक्सट्रैक्शन का काम क्या है और इंसर्शन का काम क्या है? इंसर्शन का काम डेटा को इंसर्ट करना, कहां पर? आउटपुट स्ट्रीम में, जिससे कि डेटा कहां पर चला जाए? आपका कंसोल विंडो पे चला जाए। एक्सट्रैक्शन का काम क्या है? डेटा एक्सट्रैक्ट करना, कहां से? इनपुट स्ट्रीम से, जिससे कि डेटा कहां पर चला जाए? आपका वेरिएबल में चला जाए। फॉर एग्जांपल, हमने मेन फंक्शन लिया और मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का ए, और फिर हम लिखते हैं सी इन एंड ए। इस तरीके से हमने लिखा है। तो होगा क्या? ये आपकी कंसोल है। इस कंसोल पे आपका कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा होगा। कर्सर क्या कर रहा होगा? ब्लिंक कर रहा होगा, और वो इंतजार कर रहा होगा किसका? एक डेटा के इनपुट होने का, इंटीजर टाइप की वैल्यू के इनपुट होने का। और जैसे आप इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करोगे, लेट से आपने 2 3 4, और उसके बाद जैसे आपने एंटर की हिट की, उसी टाइम पे ये 2 3 4 किस में चला जाएगा? ए नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि जो कंसोल है वो आपका ब्लैंक आ रहा है, ठीक है? उसमें किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं है। होना क्या चाहिए कि एक मैसेज आए हमारे पास कि एंटर ए इंटीजर नंबर, ठीक है? और वो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सी आउट का यूज करेंगे। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है तो प्रॉपर तरीके से आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको एक मैसेज देना होगा। लेट्स से आप लिखा सी आउट एंटर ए इंटीजर, और उसके बाद आपने लिखा सी इन एंड ए। तो अब आपका कंसोल पे सबसे पहले एक मैसेज आएगा कुछ इस तरीके से कि एंटर ए इंटीजर। इतना काम किसने किया? आपके सी आउट ने। और उसके बाद यहां पर आपका कर्सर जो है वो क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है? और सपोज करो आपने डेटा एंटर किया 1 2 3, और जैसे आप एंटर की हिट करोगे उसी टाइम पे इस 1 2 3 को कहां पहुंचा दिया जाएगा? आपका ए में पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरीके से आपका सी आउट एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकता है, सिमिलरली आपका सीन भी क्या कर सकता है? एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल को वो इनपुट ले सकता है। तो जैसे आपने लिखा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में आपने इंट टाइप के 3 वेरिएबल आपने बनाए, और फिर आपने मैसेज दिया, सॉरी प्रिंटफ नहीं आएगा, सी आउट आपने लिखा, और उसके बाद आपने मैसेज दिया एंटर टू इंटीजर, फिर बैकस्लैश एन आपने लिखा, जिससे कर्सर अगली लाइन के बिगनिंग में चला जाए। नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपने लिखा सी, पहली वाली वैल्यू ए में आ जाए और दूसरी वाली वैल्यू किस में आ जाए? बी में आ जाए। मतलब ये कंसोल आपका जिसपे मैसेज आया होगा एंटर टू इंटीजर, एंटर टू इंटीजर, बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर यहां पर आकर क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है। सपोज करो आपने एंटर किया 12, उसके बाद आपने एंटर किया यहां पर लेट से 10, तो ये ए नाम का वेरिएबल बना होगा कहीं पर, जिसमें क्या चला जाएगा? 12, और बी वेरिएबल में चला जाएगा आपका 10। सपोज करो इसका एड्रेस 1000 है और इसका एड्रेस आपका 2000 है। उसके बाद आपको इन दोनों का क्या करना है? एडिशन करना है। और आप आउटपुट कुछ ऐसा चाहते हो कि सम ऑफ 12 एंड 10 इज 22, ऐसा कुछ आप चाहते हो। तो 12 और 10 का जो सम होगा वो कितना होगा? 22 हो जाएगा। तो आपने सम करवाने के लिए तो ये सी नाम का वेरिएबल लिखा है, जिसमें आपने लिख दिया ए प्लस बी। अब आपको इस फॉर्मेट में क्या चाहिए? आउटपुट। तो सबसे पहले चाहिए आपको सम ऑफ, ये क्या है? आपका मैसेज। उसके बाद 12 क्या है? ए की वैल्यू। एंड क्या है? मैसेज। 10 क्या है? बी की वैल्यू। इच क्या है? मैसेज। 22 क्या है? सी की वैल्यू। तो जिस फॉर्मेट में आपने यहां पर लिखा है उसी फॉर्मेट में आप आउट यहां पर सी आउट को लिख दीजिए। सबसे पहले सी आउट सम ऑफ ए एंड बी एज एंड सी।
तो क्या इस वाली लाइन से आपको ये वाला आउटपुट मिल जाएगा? तो आप कहोगे यस ऑफ कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले प्रिंट होगा सम ऑफ, उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 12, उसके बाद प्रिंट होगा एंड, उसके बाद बी की वैल्यू क्या है 10, उसके बाद प्रिंट होगा इच, और उसके बाद सी की वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 22, क्योंकि ये सी नाम का वेरिएबल बना होगा, दोनों का सम होकर इसमें आ गया होगा। और मान के चलो इसका एड्रेस क्या है आपके पास 3000 इसका एड्रेस है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस वाले आउटपुट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सी आउट के थ्रू डेटा को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर सी लिखें, आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सीधा ए प्लस बी भी लिख सकते हो। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, सी आउट सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। आप वेरिएबल लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्सप्रेशन लिखोगे तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को क्या करवा लिया जाएगा, यहाँ पर इवेलुएट करवा लिया जाएगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। आपको याद होगा, मान के चलो आपने सी में कुछ ऐसा कोड लिखा है, लेट्स से printf हेलो, फिर आपने लिखा है printf %c \n एंड कैपिटल Q, फिर आपने लिखा printf %d \n 1 2 3, फिर आपने लिखा printf %f एंड लेट्स से 678.0। तो क्या आप ऐसा लिख सकते थे? तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर लिटरल भी लिखा जा सकता है, लिटरल लिखने में भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। आप इस बात को यूं समझिए कि मान के चलो आपके पास कोई वेरिएबल है ए और उसमें वैल्यू रखी हुई है 23, और जब आप लिखते हो printf %d \n एंड a, इस तरीके से आप लिखते हो, तो ध्यान रखना रन टाइम पे ए की जगह ए की वैल्यू ही उठ के आती है, और ए की वैल्यू क्या है 1 2 3। तो रन टाइम पे इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, और ये 1 2 3 किसकी जगह प्रिंट हो जाएगा, आपका %d फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह प्रिंट हो जाएगा। तो जिस तरीके से सी में आप इस टाइप से डायरेक्टली लिटरल लिखते थे, आप चाहो तो सी प्लस प्लस में भी डायरेक्टली आप लिटरल लिख सकते हो। जब आप सी प्लस प्लस में डायरेक्टली लिटरल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आपने लिखा इंट मैन, सबसे पहले आपने एक मैसेज दिया है तो सी आउट हेलो, आपके पास दो चॉइस है, आप \n का यूज भी कर सकते हो और आप एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर का भी यूज कर सकते हो। हमने यहाँ से एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर का यूज किया है। उसके बाद सी आउट और सिंपल आपने क्यों प्रिंट करवाया। अब चूंकि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा किसमें लिखा जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा, इसमें लिखा जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा। यहाँ एरर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो क्यू को क्या समझता है, एक वेरिएबल समझता, और क्यू नाम का हमने कोई वेरिएबल यहाँ पर नहीं बना रखा है। एंड एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर, उसके बाद सी आउट, और सिंपली आप एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप 1 2 3 लिख दीजिए एंड एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर, और उसके बाद आप एक और वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो 678.02, और उसके बाद भी आपने एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर का यूज कर लिया है, फिर आपने वैल्यू रिटर्न करवा दी क्या 0। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली लिटरल C++ में भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सी आउट ऑब्जेक्ट। तो क्या आप C++ में printf scanf का यूज नहीं कर सकते? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल किया जा सकता है। C++ आपका C का सुपरसेट होता है, तो जो कार्यक्रम आपका C में होता था वो सारा का सारा कार्यक्रम आपका C++ में हो सकता है। बट चूंकि आपका C++ पावरफुल और फ्लेक्सिबल फंक्शनलिटी जब आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो शायद आपको printf scanf जैसे फंक्शन को अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उनको क्या करें, यूज करें। ठीक है, आगे एंडल मैनिपुलेटर के बारे में लिखा हुआ है कि द एंडल इज ए मैनिपुलेटर, ठीक है, एंड इट परफॉर्म 2 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। ये लगातार आपका 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सबसे पहले मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, सबसे पहले आपका जो कर्सर है उसको अगली लाइन में मूव करेगा, और उसके बाद फ्लशेस या क्लियर आउटपुट बफर, जो आपका आउटपुट बफर है उसकी जो मेमोरी है उसको फ्लश करेगा या उसको क्लियर कर देगा, जिससे कि वो क्या हो जाए, आपका एम्प्टी हो जाए। फिर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ \n और एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर,
इन दोनों में जो वर्किंग फास्ट है वो किसकी है? तो आपका जवाब होना चाहिए बैकस्लैश एन की जो वर्किंग है वो फास्ट है, क्योंकि बैकस्लैश एन को सिर्फ एक ही काम करना है, जबकि आपका जो एंड ऑफ लाइन मैनिपुलेटर है उसको तो एक से ज्यादा काम करने हैं। सबसे पहले वो जो कर्सर है उसको मूव करवाएगा अगली लाइन में, और उसके बाद जो आपका आउटपुट बफर है उसको भी क्या करेगा, वो क्लियर करेगा। जिस तरीके से आपका एंडल एक मैनिपुलेटर होता है, इसी तरीके से सी प्लस प्लस में आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारे मैनिपुलेटर आपको मिलते हैं। आपने देखा होगा जब हमने सी लैंग्वेज में प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शन को पढ़ा था, तो वहां पर हमने डिटेल में देखा था कि किस तरीके से आउटपुट और इनपुट की क्या की जा सकती है, फॉर्मेटिंग की जा सकती है। और वहां पर हमने देखा था कि विड्थ का मतलब क्या होता है, प्रिसिशन का मतलब क्या होता है। तो वो सारा का सारा काम यहाँ सी प्लस प्लस में भी होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में उस काम को करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? मैनिपुलेटर का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है आपको? मैनिपुलेटर का यूज करना पड़ता है। जो मैनिपुलेटर होते हैं या तो ये आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलेंगे, और या ये आपको फंक्शन की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, होते कैसे हैं ये? प्रीडिफाइंड, या तो प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे या फिर ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस होंगे। ध्यान रखना कीवर्ड्स नहीं होते हैं। आपका जो एंडल है, एंडल आपका कीवर्ड नहीं है। एंडल आपका कीवर्ड नहीं है। एंडल आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर फंक्शन होगा। क्योंकि फंक्शन होगा तो फंक्शन के आगे तो क्या देखने को मिलेंगे आपको? पैरेंथेसिस देखने को मिलेंगे। तो जिसके आगे पैरेंथेसिस देखने को मिल जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन हो जाएगा। और जिसके आगे पैरेंथेसिस देखने को ना मिले, वो आपका सिंपल क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे मैनिपुलेटर मिलते हैं आपको, और उन मैनिपुलेटर को डील करने के लिए आपको एक हेडर फाइल मिलती है, और वो हेडर फाइल मिलती है आपकी MANIP। कौन सी हेडर फाइल? MANIP। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मैनिपुलेटर। ठीक है, तो इस वाली हेडर फाइल को यूज करके आप कौन सा वाला काम कर सकते हो? मैनिपुलेटर वाला काम आप कर सकते हो। आउटपुट और इनपुट की फॉर्मेटिंग वाला काम आप कर सकते हो। ठीक है, अगली क्लास में हम ये इनपुट और आउटपुट की फॉर्मेटिंग को हम डिस्कस कर लेंगे। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।